बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो अवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है मैं हूँ अजीम राना। और आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम मौसम की बात करते हैं क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ बड़ी शदीद बारिश हुई शहर लाहौर में, बिलखसूस मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें जारी हैं। हर तरफ पानी ही पानी है, अस्पताल और घर जो हैं वो पानी से भर गए हैं। गली मोहल्ले और सड़कें तालाब और नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। लाहौर में तो गुज़िश्ता 44 साल रिकॉर्ड टूट गए नाजरीन, और कई शहरों में बिजली का निज़ाम भी दरहम बरम हो गया। मुतअद्दिद इलाकों में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। करंट लगने और छतें गिरने के वाक़यात में अब तक कई अफराद की हलाकतों की इत्तलात भी आ रही हैं। रावलपिंडी में खातून स्कूटी समेत बरसाती नाले में डूब गई। महकमा मौसमियात ने बारिशों का ये सिलसिला अब 6 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। NDMA ने तूफ़ानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें अर्बन फ्लडिंग और मकामी नदी नालों में तोहयानी का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों से इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है ये जान लेंगे। हमारे नुमाइंदगान कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल, लाहौर का रुख करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है दुआ शकील। दुआ, बताइएगा कि इस वक्त लाहौर का मौसम कैसा है और पानी जो कि कल जमा हुआ था शिद्दत की बारिश के बाद, वो क्या निकल गया है? जी बिल्कुल शहरबानो, लाहौर शहर की अगर अभी इस वक्त मौसम की बात करें तो इस वक्त तो धूप निकली हुई है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कल जो मौसम था और कल जो अल्लाह माफ़ करे तबाही हुई है बारिश की वजह से, तो लग ही नहीं रहा कि कल वैसा मौसम था। अभी तो इस वक्त धूप निकली हुई है और तपिश भी है धूप की, और हब्स की वजह से तो है गर्मी में ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर हम कल गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो 44 साल जो है बारिश का रिकॉर्ड टूट चुका है और सड़कों पर हर तरफ जो था पानी था, और इंतज़ामिया भी हमें कोई ख़ास जो है उसकी नाकस जो है कारकर्दगी हमें नज़र आई। और अभी भी अगर हम पानी की बात करें तो कई सड़कों पर अभी भी पानी जो है वो जमा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा शहरियों को मुश्किलात का सामना है। घरों में पानी जा चुका था। लोड शेडिंग का काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि नज़र आ रहा थे, मसले मसाइल नज़र आ रहे थे। ट्रैफिक की रवानी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर थी। अभी इस वक्त जो मौसम है वो तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और हवा में जो नमी का तनासुब है वो तकरीबन 75% तक जो है रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर में कुछ इलाके क्या अभी ऐसे हैं कि जो ताहाल बिजली से महरूम है? जी बिल्कुल, कुछ कुछ इलाके हैं जिस तरह के लक्ष्मी चौक का इलाका है, कैंट के थोड़े बहुत इलाके हैं, कुछ इलाके हैं अभी भी लाहौर के जहां पर अभी भी बिजली जो है मअतल हुई हुई है। लेकिन देखना ये है कि अभी कब तक बिजली आएगी। कल भी जिस तरह कल के जो आफ्टर मैथ थे बारिश के वो अभी तक हमें नज़र आने को आ रहे हैं। अभी भी आज भी जो है बारिश की पेशगोई कर दी गई है लाहौर के बेशतर इलाकों में कि आज भी बारिश होगी और ये जो बारिशों का सिलसिला है इस हफ्ते जारी रहेगा। तो अब देखना ये है कि अब बारिश होती है या नहीं होती, लेकिन कल की बारिश का असर तो अभी तक जो है लाहौर में नजर आ रहा है। जी ठीक है जी, कराची का रुख कर लेते हैं। अयाज, आप बताइएगा कराची की क्या सूरत हाल है? कराची में मौसम कैसा है? आने वाले दिनों में कैसा रहेगा? बिल्कुल, कराची में मौसम तो आज बहुत बेहतर है और समुद्री हवाएं जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी हैं। आज भी मौसम जो है वो खुशगवार जो है वो महसूस हो रहा है। इसके अलावा बादलों के डेरे हैं कराची में और महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि 3 अगस्त से जो है एक नया स्पेल जो है बारिश का वो कराची में आएगा और 4 अगस्त से 7 अगस्त तक जो है वो मूसलाधार बारिशें होने का कराची में इम्कान है। और कराची में 2 दिन से जो है बारिशें जारी हैं, कहीं हल्की तो कहीं तेज़। लेकिन जिस तरह से लाहौर में बारिशें हुई हैं उस तरह से यहाँ कराची में इतनी बारिश नहीं हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा 80 मिलीमीटर किसी इलाके में कोई बारिश हुई है तो ठीक है, नहीं तो 20, 25, 30 या 50 के करीब जो है मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है। लेकिन इंतजामिया की नाअहली की वजह से इस ये जो बारिशें हैं इनकी वजह से सड़कें जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही थी और अब तक जो है बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी मौजूद है, वहाँ से पानी जो है वो नहीं निकाला जा सका। 50 मिलीमीटर यानी कि आधा घंटा कहीं पे बारिश चली है तो वो जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि आज भी जो है वो कहीं हल्की तो कहीं तेज़ जो है वो बारिश होने का इम्कान है। और 3 अगस्त को जो स्पेल आएगा वो जो है उसके लिए कहा जा रहा है कि उससे के हवाले से बहुत मूसलाधार बारिशें होंगी और कहा जा रहा है कि कहीं बहुत तेज़ भी बारिश हो सकती है। लेकिन आज जो है मौसम काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। अभी भी बादल जो है वो मौजूद हैं और गर्मी की शिद्दत जो है वो टूट चुकी है। ठीक है, कराची में भी जो गर्मी की शिद्दत है टूट चुकी है, लेकिन वहाँ पर अभी उस तरह से मूसलाधार बारिशें नहीं हुई। एक लिहाज से तो कहूँगी कि ठीक ही हुआ, क्योंकि पानी जो है वो तो बहुत इकट्ठा हो जाएगा, गाड़ियाँ डूब जाएंगी, नाले साफ़ नहीं हुए होंगे, ये सारे मामला तो हम देख रहे हैं। बल्कि लाहौर के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन कल जो है वो इंतज़ामिया की कली खुल गई। अब इस्लामाबाद का रुख करते हैं। समन गुल हमारे साथ मौजूद है। समन, बताइएगा इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से
वहाँ पर बारिश हुई, और अगर नहीं हुई तो महकमा मौसमियात का क्या कहना है कि कौन सा स्पेल जो है वो इफ़ेक्ट करेगा ज़्यादा? जी बिल्कुल, आज शहर इक़्तिदार का जो मौसम है, आज सुबह सवेरे से ही सूरज और बादलों की आंख में चोली का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि आज जो है आंधी झकड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। लेकिन अभी तो हमें सूरज जो है वो पूरे अपने आबोताब पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस तरह से तपिश महसूस नहीं की जा रही, क्योंकि कल जो है शहर इक़्तिदार का मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार था। गर्मी का जोर टूट चुका है, दर्जा हरारत में भी काफ़ी कमी हुई है। आज जो शहर का दर्जा हरारत है कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक दिन के औकात में ये जाने का इम्कान है। और हवा में जो नमी का तनासुब है, कल हम देखते थे कि 95% था, लेकिन आज जो है कल हवाएं वगैरह चली हैं, तो जिसकी वजह से हवा में जो नमी है वो तो काफ़ी कम हो गई है। और आज जो हवा में नमी का तनासुब है वो 74% रिकॉर्ड किया गया है और मज़ीद बारिशें होंगी। मानसून का छठा स्पेल जो है वो स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन उस कल मौसम खुशगवार था। आज जो है वो बारिश का इंतज़ार है कि बारिश होती है या नहीं होती है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया है कि ये जो स्पेल है, छठा स्पेल मानसून का जो स्टार्ट हुआ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार बारिशें होने का इम्कान है, जिससे मरी इकलियात और जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का भी खर्चा है और जो नशेबी इलाके हैं ये भी ज़ेर आब आ सकते हैं। तो शहरी जो हैं वो एहतियात बरते, अलर्ट भी जारी किया गया है। तमाम जो मुतलका इदारे हैं उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है और शहरी को भी एहतियात बरतने का कहा जा रहा है कि सफ़र में जाने से पहले बरतने का कहा जा रहा है। समन, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल रहती है? इस्लामाबाद में तो अभी तक हम जब से गर्मी स्टार्ट हुई है तो लोड शेडिंग उस तरह से नहीं हुई है, लेकिन जो रावलपिंडी के कुछ इलाके हैं वहाँ पर जो दिन के औकात में एक आध घंटा जो है वो लाइट चली जाती है। लेकिन इस्लामाबाद में क्योंकि दारुल खिलाफा है तो यहाँ पर इस तरह से लोड शेडिंग नहीं होती है। जी ठीक है जी, कराची का रुख करते हैं। अयाज, आप बताइएगा कराची में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल रहती है ऐसे मौसम में कि जब बारिश तेज़ हो? जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक तो मुख्तलिफ दावे करती है कि कराची में कहीं भी जो है वो लोड शेडिंग नहीं होती, खासकर जो कच्चे इलाके हैं तो वहाँ पर जो है वो लोड शेडिंग की जाती है। के इलेक्ट्रिक के दावे तो यही है, लेकिन हमें जो है वो 60 से 70% जो है लोड शेडिंग इलाकों में नज़र आती है, सिवाय डिफेंस, क्लिफ्टन, जहाँ पे जो है वो लोड शेडिंग नहीं की जाती। बाकी जो भी इलाके हैं, मलिर हो गया, कुरगी हो गया, या दीगर जो भी इलाके हैं उसमें गुलिस्तान जोहर भी उसमें आ जाता है, गुलशन इकबाल भी आ जाता है, वहाँ पर लोड शेडिंग जो बारिशें हैं इसमें भी अक्सर इलाकों में हमें जो है 8 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग जो है वो नज़र आई। कहीं इलाकों में के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ ये था कि जिन इलाकों में पानी है उस वजह से वहाँ पे जो है वो बिजली जो है मुअत्तल कर दी गई है। लेकिन वहाँ पर हम पूछे तो लोगों से हमने जब बात की तो उनका कहना था कि ये जो है के इलेक्ट्रिक करती रहती है और 8 से 12 घंटे की रोज़ाना की बुनियाद जो है पर जो लोड शेडिंग है वो की जाती है। मुल्क भर में लोड शेडिंग तो भरपूर हो रही है और खासी गर्मी की वजह से ह्यूमिडिटी जो बताई गई है लाहौर की 75% है और कल की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद की हमें बताया समन ने कि 95% हवा में नमी का तनासुब देखा गया है। तो लाहौर की जानिब दोबारा आती हूँ, दुआ हमें बताइएगा कि कल जो बारिश हुई इंतज़ामिया के इंतज़ामात का मुँह बोलता सबूत तो हमने खुद ही देख लिया। लोगों के घरों में पानी खड़े हो गया, गलियाँ तालाब का मंजर पेश कर रही थी। बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जो हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं उनके भी हालात कुछ ऐसे ही थे। तो ये बताइएगा कि इंतज़ामात क्या कोई किए गए थे, क्योंकि पहले से ये तो था कि बारिश आएगी और पिछले साल से ज़्यादा अलर्ट था कि ज़्यादा बारिश हो सकती है। जी बिल्कुल शहरबानो, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जब मानसून स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब ही पीटीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया था कि इस दफ़ा जो है रिकॉर्ड तौर जो है वो बारिशें होंगी और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि रिकॉर्ड जो है वो टूट रहे हैं जैसे जैसे बारिश हो रहा है। अभी हमने देखा था कल जो स्पेल था उससे पहले भी एक स्पेल आया था जिसने 30 साल रिकॉर्ड तोड़ा था और जो कल बारिश हुई है वो 44 साल रिकॉर्ड जो है उसने तोड़ दिया। और हमने देखा कि हमने पहले भी हमारा जब हुआ था तो आपने पूछा था कि इंतज़ामात कैसे हैं, तो तब भी मैंने यही कहा था कि इंतज़ामात के दावे तो हर कोई बहुत बड़े बड़े करता है लेकिन पता तभी चलता है कि जब बारिश हो। तो कल हमने देख लिया कि इंतज़ामात बिल्कुल भी वैसे नहीं किए गए थे जैसे उनके दावे किए गए थे। टीम भी वहाँ पे पहुँची हुई थी लेकिन कोई जो है बंदे वैसे ही खड़े हुए थे देखने के लिए, लेकिन कोई पानी निकालने के लिए वहाँ पे खड़ा हुआ नहीं हुआ था। और एक बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है शहरियों को मुश्किलात का सामना था। घरों में पानी चला गया था, लोग जो है घरों तक महदूद रह गए थे, कहीं आ जा नहीं सकते थे। और फिर से लोड शेडिंग एक बारिश की वजह से सारे जो मसले मसाइल थे उसके साथ
एसोसिएट थे और जो बारिश है उसकी वजह से सारे मसला मसाइल जो थे अभी भी सड़कों पर गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से 44 साल रिकॉर्ड तो टूटा ही है। वहाँ पर लाहौर के बासियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जो दीगर बड़े शहर हैं वहाँ पर मौसम की क्या सूरत हाल है उससे भी हमारे नुमाइंदे आगाह किया। अयाज बरोही, दुआ शकील, चमन गुल, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मौसम के हवाले से आप अपडेट कर रहे थे। और कराची और इस्लामाबाद में सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। लाहौर में ज़्यादा हैवी बारिश हुई है, लेकिन मानसून का स्पेल 6 अगस्त तक जारी रहेगा। आप सब लोग एहतियात कीजिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान के होनहार नौजवानों की हम बात कर रहे हैं जो अपनी काबिलियत से दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बनते हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि दुनिया भर में अब IT के शोबे में तेज़ी से तरक्की हो रही है। ये वजह है कि पूरी दुनिया में अब IT माहिरीन की मांग में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। अमरीका और यूरोपीय ममालिक में, खुसूसन जर्मनी में, पाकिस्तान समेत जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वालों के लिए IT के शोबे में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। यही वजह है कि हर साल तलबा की एक बड़ी तादाद IT या AI की तालीम हासिल करने के लिए जर्मनी का रुख करती है। और यूरोप, बिलखसूस जर्मनी में IT का मुस्तकबिल और स्कोप क्या है, इसके लिए जर्मनी में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा को क्या करना चाहिए, ये सब जानेंगे हमारी अगली मेहमान से। हमारी अगली मेहमान है कुरतुल शाह, जो जर्मनी में IT की तालीम हासिल करने के बाद जर्मनी के ही एक सॉफ्टवेयर फर्म में काम कर रही हैं और डेवलपर भी हैं, वो IT डेवलपर। तो उनको वेलकम करते हैं। कुरतुल, आपको वेलकम करते हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। ओके, हमें ये बताएं कि पाकिस्तान से आपने ताल्लुक़ आपका पाकिस्तान से है और तालीम आपने इब्तदाई तालीम पाकिस्तान से हासिल की। जर्मनी कैसे जाना हुआ और फिर वहाँ जाकर किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? जी, मेरी जो मैं लाहौरी हूँ, मैं लाहौर से हूँ और मेरी बेसिक एजुकेशन जो है वो भी पाकिस्तान से है। O लेवल्स मैंने कॉन्वेंट ऑफ जीसस मेरी मारी से किया है और फिर मैंने A लेवल्स जो है सिटी स्कूल सियालकोट से किया है। अच्छा, जी जी, सियालकोट से। जी, वेरी नाइस। मैं भी सियालकोट से हूँ। अच्छा, अभी सियालकोट ही है। नाइस। उसके बाद फिर हम लोग इधर लाहौर से मैंने बैचलर्स किया कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और फिर उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया जर्मनी मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि वहाँ की इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है और उस वक्त हमारे सीनियर सारे जर्मनी की तरफ जा रहे थे। सही। जी बिल्कुल। और कैसा कुरतुलन, क्या मुस्तकबिल देखती हैं आप जर्मनी में और बिलखसूस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का? क्योंकि आजकल जो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में जिस तरह से हिट कर रही है, एक बहुत बड़ी तादाद है यंगस्टर्स की जो बाहर मूव होना चाहते हैं, फिर उनमें से कुछ ऐसे हैं जो डेस्परेट मेजर्स लेते हैं, इलीगल तरीके से चले जाते हैं बाहर और फिर मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जर्मनी में एक अच्छे ब्राइट स्टूडेंट के लिए कितना मुस्तकबिल अच्छा है? मैं कहती हूँ कि ब्राइट स्टूडेंट के लिए मुस्तकबिल बहुत अच्छा है क्योंकि जर्मनी में यूथ कम है, तो वो चाहते हैं। और अगर स्पेशली अगर आपका अच्छा बैकग्राउंड है, अगर आपने ऑलरेडी बैचलर्स किया हुआ है, आपके पास एक बेसिक एजुकेशन है और स्पेशली अगर इंजीनियरिंग की फील्ड में एजुकेशन है, तो वो आपको वेलकम करेंगे। वो चाहेंगे नहीं कि आप अगर उनसे पढ़ लिया है, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप वापस जाएं और वो आपको वेलकम करेंगे। वो आपको इनफैक्ट जब आपका अगर आप फॉर एग्जांपल मास्टर्स करते हैं तो आपको 18 मंथ्स का वीज़ा देते हैं कि आप ढूंढ लो, तो आपको बहुत बिल्कुल वो आपको वेलकम करते हैं। अच्छा कुरतुलन, ये बताइएगा कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई ऑलरेडी IT के बैकग्राउंड से है तो ही उसको जर्मनी में जाना चाहिए और वहाँ पर उसके लिए एक अच्छा मुस्तकबिल है, या कोई भी अगर आपने अच्छी डिग्री की हुई है तो भी जर्मनी में कोई मौका है? आई थिंक मैं जो इनकरेज करूँगी वो मैं IT स्टूडेंट्स को करूँगी क्योंकि जो उनको चाहिए वो IT स्टूडेंट्स चाहिए। बाकियों के लिए भी मौके हैं, पर आई थिंक IT स्टूडेंट्स को वो बहुत वेलकम करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उनको IT चाहिए। अच्छा कुरतुल, हाईली सुना है कि वहाँ पर आपको अगर जॉब करनी है तो ज़ुबान जो है वो जर्मनी ज़ुबान आनी चाहिए, वरना आप वहाँ पर नहीं सर्वाइव कर सकते। इज इट ट्रू? जी बिल्कुल, इट्स वेरी ट्रू। ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं हाईली रिकमेंड करूँगी स्पेशली स्टूडेंट्स को कि अगर उनके पास टाइम है और वो जर्मनी जाना चाहते हैं तो वो पहले ही अगर पाकिस्तान से A2 B1 लेवल की स्टडीज़ जर्मन सीख लें तो उनको वहाँ बहुत आसानी होगी। और ये आसान है सीखना? आसान नहीं है, पर आई थिंक कि स्टूडेंट्स कहना आसान है। स्टूडेंट्स के लिए जो है बच्चे सीख लेते हैं। आई थिंक बिल्कुल मेहनती बच्चे सीख लेते हैं, तो आप सीख सकते हैं। आपको एटलीस्ट 2 इयर्स लगते हैं उसको बेसिक लेवल में बोलने के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको करनी है, चाहे पहले कर ले, स्टूडेंट लाइफ में कर ले या फिर वहाँ पर अगर आपने सर्वाइव करना है तो आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है। अच्छा कुरतुलन, आप तो चूंकि वहाँ पे पिछले 10 साल से हैं माशाल्लाह से, और अब आप यू आर सेटल देयर नाउ, ये बताइएगा कि वाई जर्मनी, जो यहाँ पे जितने लोग हैं, जैसे अभी आपने बोला कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वहाँ पे अच्छा है, लेकिन इसके अलावा और ऐसी क्या खसूसियात है जर्मनी में कि कोई और यूरोपीय मुल्क छोड़ के IT वाले बच्चे जर्मनी को ही ऑप्ट करें? असल में जर्मनी के लॉज बहुत अच्छे, इमिग्रेशन लॉज जर्मनी के ना बहुत स्ट्रॉन्ग हैं
वो आपको फॉर एग्जांपल अगर आप एज अ फॉरेनर आप जाते हैं और आपकी जॉब भी लग जाती है और उसके बाद आपको पहली तो बात है 6 मंथ्स के बाद आपको निकालना जर्मनी में फायर करना, लिटरली इट्स इम्पॉसिबल। वो आपको फायर नहीं कर सकते अनटिल अनलेस समथिंग वेरी बिग कम्स अप। अगर आपको उन्होंने फायर कर भी दिया तो आपको ये नहीं होता विद इन 30 डेज़ या ये अमेरिका बाकी मुल्कों में कहते हैं कि भाई आप फॉरेनर हैं तो आप 30 डेज़ में जाएं। वो आपको फिर आपको फायर कर भी दिया तो आपको बाद एटलीस्ट 12 मंथ्स आपको देंगे, मौका देते हैं कि भाई आप कोई और जॉब ढूंढ लें। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स अलग होते हैं, वो सब कुछ अलग होता है। अच्छा, स्कॉलरशिप प्लान्स भी होते हैं क्या वहाँ पर? अगर कोई ब्राइट स्टूडेंट्स है पाकिस्तान से और वहाँ जाकर पढ़ते हैं तो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं उनको? बिल्कुल, एक बल्कि वेबसाइट है जर्मनी की DAAD.de और उधर आप कैटेगरी सर्च करें और फिर आपको मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स जो हैं आपको विजिबल हों। और अगर कोई पाकिस्तान में रह के ऑनलाइन जॉब्स करना चाहता है तो वो है ऐसी ऑफ़र कोई? असल में रिसेंटली एक लॉ उन्होंने जुलाई में काफ़ी न्यू इमिग्रेशन बहुत अच्छे लॉज इम्प्लीमेंट किए हैं और ये एक लॉ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। पहले ऐसा नहीं था। वो आपको अगर आपको उधर जॉब मिल जाती है, ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं तो आप जा सकते हैं और उधर काम कर सकते हैं क्योंकि उनको चाहिए टैलेंट, उनको वाकई चाहिए, उनको यूथ चाहिए। तो कुर्तुलैन, आपका जर्नी आसान था, आपने कैसे तय किया ये सफ़र बताइएगा, और फिर कौन कौन सी कामयाबी की सीढ़ी जो आप चढ़ती गई जर्मनी में? देखिए, जर्नी जो होता है कभी भी आसान नहीं होता और मुश्किल होता है। आई थिंक कि सबसे पहले तो सबसे मुश्किलात होती है, हम लोग इधर फैमिलीज़ में रहते हैं और उस तरह फिर जाके फ़ॉरेन मुल्क में जहाँ आपको ज़ुबान भी नहीं आती, अकेले रहना और अपनी केयर करना, खाने बनाना, सफाइयाँ करना, अपनी लॉन्ड्री करना, वो आई थिंक मुझे सबसे चैलेंजिंग जो लगा था क्योंकि पढ़ाई का तो शौक़ यहाँ था, वो तो बल्कि मैं बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाई पढ़ाई से रिलेटेड। पर जो मुझे चैलेंज था, एक तो पेरेंट्स के बगैर रहना, फैमिली का रिश्तेदारों के बगैर रहना। वैसे ही बहुत पैम्पर्ड होती है ना लड़कियां हमारे यहाँ पे, बड़ा प्यार से रखी जाती है। छोटी है अभी तो काम नहीं करेगी, अभी तो छोटी है। ऐसे तो आप तो अभी तक माशाल्लाह छोटी ही लगती है। मुझे लगा अभी ग्रेजुएट हुई है बस। और अब पता चला जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा वो अब तो वहाँ पर भी पढ़ा रही है। इसका मतलब है कि माशाल्लाह ये ब्लेसिंग है कि आप दिखने में बहुत क्यूट छोटी सी लग रहा है, अभी अभी बस आप ग्रेजुएट हुई हैं। थैंक यू। अच्छा कुर्तुलैन, आप कोई अंदाज़ा, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कोई ऐसी सैलरी पैकेज आप बता सकती हैं कि जो अट्रैक्ट करे हमारे यंगस्टर्स को? भी कभी पाकिस्तान में अगर ताकि लाइनें लग जाएं, के साथ इतना कमाता है जी, तो अगर जर्मनी में हो तो वो कितना कमा सकता है? मैं बिल्कुल एक स्टार्ट वाले की सैलरी अगर आपको बताना चाहूँ तो आई थिंक अराउंड मिनिमम, आई थिंक मैं आपको बहुत एक मिनिमम एवरेज से भी थोड़ी बताऊँ, आई थिंक एवरेज से ज़्यादा होगी 50,000 यूरोस मैं आपको एनुअली बिल्कुल एनुअली मिलता है। पर 50,000 यूरोस बहुत बड़ी रकम। जी जी, मैं काफ़ी कम बता रही हूँ। मैं आपको मेरे ख्याल में 55 तक अब स्टार्टिंग मिलेगा एटलीस्ट। पर मैं आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर कहती हूँ कि जी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को 50,000 यूरोस वो देंगे, उसमें से 40% आपकी इस चीज़ में कट जाएगा जो कि है टैक्सेस में। पर टैक्सेस का बहुत एडवांटेज है, लाइक आपकी हेल्थ इंश्योरेंस फ्री है, उसके अलावा फिर आपका पेंशन जो है कटता रहता है रेगुलर बेसिस पे। अनएम्प्लॉयमेंट आपको साल 1.5 साल वो आपको 70% ऑफ की सैलरी देते रहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। वो उसका मैं कहती हूँ नुकसान नहीं है। 40% के बाद फिर आपका भी फिर भी बहुत बचता है आई वुड से। कुर्तुलैन, यहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं और देखने वाले वो ज़्यादातर सिंपल सादा लोग हैं, तो उनको बताएं कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये जो आपने वेबसाइट बताई है यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं या फिर वो किसी के पास जाएं और उनसे, जैसे हमारे पास बहुत सारे तो कंसल्टेंट फ्रॉड करते हैं और वो फ्रॉड का निशाना भी बन जाते हैं, तो बच कैसे सकते हैं इससे? आई थिंक के वेबसाइट्स हैं जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की, फॉर एग्जांपल आप गूगल करें कि कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ आईटी से रिलेटेड हैं और यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ जाके आप डायरेक्टली आप उनकी वेबसाइट पे अप्लाई करें। ये कर सकते हैं, लिस्ट निकालें और एक वेबसाइट पे जाएं, अप्लाई करें, सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है। उसके अलावा वो मैंने आपको जो वेबसाइट बताई DAAD, वो स्कॉलरशिप की है। उसके अलावा आप किसी कंसल्टेंट के पास भी जा सकते हैं जो कि जिस पे आपको ट्रस्ट है, क्योंकि देखिए हर बच्चा ना बराबर नहीं होता। कुछ बच्चे बगैर किसी गाइडेंस के बहुत अच्छा कर लेते हैं, पर कुछ को थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है, तो उनको आप ज़रूर फिर कंसल्टिंग के थ्रू करवाएं। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त। आप मज़ीद कामयाबी समेटें। बहुत खुशी होती है जब पाकिस्तान की ख़वातीन या पाकिस्तान की बेटियां जब जाती हैं और उसका नाम रोशन करती हैं। अपने पेरेंट्स के साथ साथ आप पाकिस्तान का नाम रोशन करिए। हीरो हैं आप हमारी।
मजीद कामयाब हो। बेस्ट विशेस और पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। चलें जी, अगर आपने IT स्पेशलिस्ट हैं, अगर आपने IT में तालीम हासिल की है या करना चाहते हैं तो जर्मनी एक अच्छी ऑफ़र है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुल्क की हालात की। तो इस वक्त हुकूमत और PTI आमने सामने हैं और दोनों को ही अपनी अपनी जगह पर कई बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है। हुकूमत पार्लियामेंट में हर सूरत अपनी वाज़ेह अक्सरियत बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। इस हवाले से आज कौमी असम्बली के इजलास में इलेक्शन एक्ट से मुतालिक अहम कानून साजी किए जाने का इम्कान है, जिसके बाद PTI के पार्लिमानी महाज की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ आइंदा 15 रोज़ में ग्रैंड अलायंस बनाने और 5 अगस्त को सवाबी में भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने का ऐलान कर दिया। उधर रावलपिंडी में गुज़श्ता 8 दिन से जमात इस्लामी का धरना जारी है। मुज़ाकरात बज़ाहिर डेड लॉक का शिकार दिखाई दे रहे हैं। जमात इस्लामी ने हुकूमत को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि हुकूमत के पास उनके किसी सवाल का जवाब नहीं। और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार किया कि अगर 2 दिन में मुतालबात ना माने गए तो धरना हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील कर देंगे और फिर पूरे मुल्क में धरने होंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच साहब मौजूद हैं। लियाकत बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये कहिएगा कि 8 दिन हो गए आज इस एहतजाज को जमात इस्लामी की जानिब से जो किया जा रहा है, ताहाल आपके जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जा रहे हैं। हुकूमत और जमात इस्लामी में लग रहा है कि एक डेड लॉक बरकरार है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखें, धरना तो आज 8वां दिन है उसका। अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन जो है कि उसमें जोश और जज्बा भी बढ़ा रहा है, आवाम की तायद भी आ रही है, क्योंकि आवाम को ये यकीन हो गया है कि जमात इस्लामी का धरना ये किसी पार्टी मफाद या किसी पार्टी एजेंडे पर नहीं है, ये खालिस्तान आवाम के मसाइल के हल और उनको रिलीफ दिलाने के लिए। इसी बुनियाद पर खुद हुकूमत ने राब्ता किया, हमारे मुज़ाकरात हुए, 2 राउंड हो चुके हैं और उन्होंने हमारे तमाम मुतालबात की जो जिसको हमने पूरे दलील और पूरे वर्किंग के साथ पेश किया, उन्होंने कहा कि इसको रद्द करने की हमारे पास कोई ऐसी बुनियाद नहीं है। अब उन्होंने कहा कि हम इसको अपनी हुकूमती सतह पर वज़ीर आज़म के साथ मशवरा करेंगे और उसके बाद वो राब्ता करेंगे। आप इसको डेडलॉक कह लें, आप इसका जो भी सूरत पेंट कर लें, असल चीज़ ये है कि अब बाल हुकूमत की कोर्ट में है कि वो आवाम को रिलीफ देते हैं या आवाम की मजीद नफरतों का निशाना बनते हैं। अब आवाम तो अपना हक चाहते हैं। लियाकत साहब, PTI ने हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया है। ग्रैंड अलायंस में कौन कौन शामिल होगा? आपको लगता है कि ग्रैंड अलायंस हुकूमत को टफ टाइम दे सकेगा? देखें, ये तो ज़ाहिर है PTI ने ऐलान किया है, वो ही बता सकते हैं कि ग्रैंड अलायंस में मजीद किन को ला सकते हैं, क्योंकि तहरीक आप ग्रैंड अलायंस में शामिल होंगे उनके साथ? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तो मौजूद है, हम उसके इब्तदाई 2 मीटिंग में भी, सेमिनार में भी शरीक थे, लेकिन हमने वहाँ वजाहत कर दी थी कि जमात इस्लामी आइन के तहफ़्फ़ुज़, जमहूरियत की पायदारी और इंतखाबात की शफाफियत और 2024 में इंतखाबी मैंडेट को फॉर्म 45 पर तलाश करने पर तो हमारा एक बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है, लेकिन हम इत्तेहादी सियासत को खैर बात कह चुके हैं और हम खालिस्तान एक नज़रियाती किरदार, आवाम की खिदमत, आवाम के मसाइल को कौमी सतह पर उजागर करने के लिए माजी के तजर्बात की रोशनी में जमात इस्लामी की एक तवीलुल मियाद पॉलिसी तय है कि हम अपने ही प्लेटफॉर्म से अपना काम करेंगे, लेकिन कौमी मसाइल के हल के लिए, कौमी बहरानों से निकलने के लिए जो भी डायलॉग की ज़रूरत हो, कौमी एजेंडे की तश्कील की ज़रूरत हो, उस पर इत्तफाक की ज़रूरत हो, जमात इस्लामी अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी, लेकिन हमारी जद्दोजहद जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से होगी। लियाकत बलोच साहब, अभी जमात इस्लामी की जानिब से 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है, अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो इसी एहतजाज को हुकूमत गिराव तहरीक में तब्दील किया जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, इस तरीके से मकासद हासिल कर लिए जाएंगे, मुतालबात मंजूर करवा लिए जाएंगे? देखें, मुतालबात तो बहुत वाज़ेह है ना जी, कि बिजली का बिल अब नाकाबिले बर्दाश्त हैं, पेट्रोल की मसनूई कीमतें,
सनत, तजारत, ज़राअत को बिल्कुल बिठा दिया है। उसका तनख्वाहदार तबके पे टैक्सों का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त है। IPPs के माहदे नजर सानी और ट्रांजिट ऑडिट के मुतकाज़ी हैं। गैर तरक्याती अखराजात और कौमी ख़जाने पर जो अय्याशियाँ हैं जी, वो अब नाकाबिले कबूल हैं, नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इसलिए हमने तो ये कहा है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि भी मुज़ाकरात भी करें और एक टालने की और टाल मटोल की और मीडिया पर बैठ के तरह तरह की फुलझड़ियाँ छोड़ने से तो ये मसाइल नहीं हल होंगे। अगर हुकूमत गैर संजीदगी का मुजाहरा करती है, अवाम दुश्मनी पर कायम रहती है, तो फिर ऐसे हुक्मरानों से निजात के अलावा क्या चारा होगा। लियाकत बलोच साहब, अभी जब भी किसी जमात की जानिब से एहतजाज किया जाता है तो यकीनन जो मुतालबात की फहरिस्त है वो सामने आती है। अब तमाम मुतालबात तो मंजूर नहीं किए जाते, कुछ दो की तरीक़ाकार से मामला तय होते हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन से मुतालबात हैं कि अगर हुकूमत फिलफौर वो मान ले तो ये धरना, ये एहतजाज ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, हमने तो पूरी एक तरतीब के साथ चीज़ें दी हैं, जो 8 नुकात दिए हैं। उनमें से ज़ाहिर है कि जो बिजली का बिल नाकाबिले बर्दाश्त है, इसको हकीकी और पैदावारी लागत के मुताबिक बनाएं। पेट्रोल की कीमतों को हकीकी सतह, अगरचे पेट्रोल की कीमत कम की है लेकिन अभी भी इसमें बड़ी गुंजाइश मौजूद है। फिर तनख्वाहदार तबके पे जो टैक्सों का बोझ है उसका खात्मा करें और IPPs के जो माहदे हैं उनकी नजरसानी और उसका ट्रांजिट ऑडिट करना। और ये तो IMF ने भी कहा है कि भी इन माहदों पे नजरसानी की जाए, लेकिन हुक्मरान इसको धोखा दे रहे हैं। 52% मलकियत हुकूमत की है, 23% चाइना की CPEC के तहत है और 25% यहाँ लोकल सरमायाकार, सरमायादार, सनतकार हैं कि जिनके प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन अब एक ऐसा मुआहदा जो कौमी मईशत के लिए मौत का फंदा बन जाए, मौत का परवाना बन जाए, तो क्या चंद खानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 25 करोड़ आवाम को पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी को कुर्बान कर दिया जाए? इसीलिए हम उठते हैं कि अब ये चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तो लियाकत साहब, अगर हुकूमत की जानिब से अभी तो नज़र आ रहा है कि कोई मुतालबात मंजूरी नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं किए जाते तो प्लान B होगा आपके पास, और वो क्या है? वो तो फिर हम बाद में बताएंगे ना, TV भी तो नहीं बताएंगे, अमल पे ही आएगा ना। वो सारी चीज़ें हमारी इंशाल्लाह पूरा प्लान तैयार है। अच्छा। आज से कराची में भी धरने का आगाज़ हो जाएगा, उसके बाद पेशावर गवर्नर हाउस के बाहर भी धरने का आगाज़ हो जाएगा, फिर ज़रूरत पड़ी तो लाहौर में भी, और फिर ये मरी रोड पर ही तो बैठने के लिए हम नहीं आए, फिर ये धरना भी आगे बढ़ेगा और ये मसाइल और आगे फैलेंगे। लियाकत बलोच साहब, अभी IPP मुआहिदों पर नजर सानी से मुतल्लिक आपने बात की, जो आपके मुतालबात में से एक मुतालबा है, अहम मुतालबा है और यकीनन नजर सानी की जानी चाहिए। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जी इंटरनेशनल मुआहिदे हैं, चूँकि अगर इस पर नजर सानी की जाती है या इन मुआहिदों से मुकरा जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी एक पेनल्टी है, फिर आपको वो अब पेनल्टी जो है वो अदा करनी पड़ती है और फिर बैरूनी सरमायाकारी भी नहीं आती है। जिस तरह रेकोडे का मामला एक मिसाल है कि उसमें अच्छी खासी एक पेनल्टी थी जो भुगतना पड़ी। रेकोडेट ने भी जब मामले को ठीक तरीके से हैंडल किया तो पेनल्टी से भी बच गए और मामलात भी चले और मुआहदे भी दुरुस्त हो गए। दुनिया का कौन सा ऐसा मुआहदा है कि जो एक फरीक को तो हर तरीके से बेनिफिशरी बनाए और दूसरा फरीक डूबता चला जाए? दुनिया में कोई कानून, कोई मुआहदा ऐसा नहीं है कि जिस पे नजरसानी न की जा सके। ट्रांजिट रिपोर्ट का तो हम इसीलिए कहते हैं कि इन मुआहदों में धोखा दिया गया है। जिन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक ये प्लांट्स लगाने थे उसके मुताबिक नहीं है, और जो बिजली इन्होंने पैदा करनी थी और लेनी थी, और उसमें भी बड़े घपले हैं। इमरान खान के दौर में एक सेनेट की कमेटी बनी, उसमें नजर आया कि भी 6 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी इब्तदाई रिपोर्ट थी कि जिनको 259 अरब रुपए अजाफी दे दिए गए हैं, उनसे वापस लेने चाहिए। लेकिन वो भी अमल ना करवा सके और बाद में भी आने वालों ने उसको रेगुलराइज कर दिया। यानी एक लूट मची हुई है और आवाम की कीमत पर ये सब कुछ हो रहा है। ये बिल्कुल धोखा दिया जा रहा है कि भाई ये पता नहीं हम किस मुसीबत में फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे? 52% तो खुद हुकूमत इसकी मालिक है।
वो तो अपनी चीज़ों को ठीक कर सकती है। चाइना हमारा दोस्त है, चाइना हर मुश्किल मरहले में हमारा साथ देता है, तो हम उसके साथ क्यों बात नहीं कर सकते। और ये भी देखना होगा कि आया सी पैक के तहत चाइना के जो माहदे हैं वो उसी तर्ज के हैं कि जो बाकी 94 में, 97 में या 98 में जो चीज़ होते रही हैं। अगर चाइना के माहदे ठीक हैं तो वो माहदे बरकरार रहेंगे। सही। इसलिए ये जो एक तासुर दिया जाता है माहदे मनसूख करो, ये मनसूखी की नहीं, ये नजर सानी की और ट्रांजिट ऑडिट की और हकीकत पर मबनी उसकी अदायगियों की है। लियाकत साहब, हुकूमत की जानिब से अल्टीमेटम दिया गया है कि 2 दिन के अंदर ये धरने ख़त्म होने चाहिए, तो आपको लगता है कि अगर 2 दिन में धरने ख़त्म नहीं किए, क्योंकि आपका तो इरादा ये है कि हम इसको अगर 2 दिन में हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हम इसको हुकूमत गिराओ तहरीक में शामिल वो कर देंगे, तब्दील कर देंगे, तो हुकूमत की जानिब से अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो वो मामलात ख़राब नहीं होते हुए दिखाई देंगे, ख़तरनाक हो जाएगी सूरत हाल वहाँ पर? हम तो ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ धरना देने आए हैं, तो ये कोई फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों की सेज होती है। ये जो गर्मी, सर्दी, बारिश, धूप, अबस और दिन रात जो लोग बैठे हुए हैं इस मशक्क़त को बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर वो कुरान कोई और तीर चलाना चाहती है तो ये तो उसका अख्तियार है। इंशाअल्लाह हम पुरअमन तरीके से इस्तकामत के साथ अवामी मसाइल के हल के लिए मैदान में कायम रहेंगे जी। और ये धरने जो हैं कि फिर यहीं नहीं पूरे मुल्क के अंदर फैलेंगे, पूरे मुल्क में धरने फैलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत बलोच साहब, आपने अपना खुसूसी वक्त निकाला और सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया। और इस वक्त मुल्क में जो एक सियासी माहौल है और बिलखसूस जमात इस्लामी की जानिब से जो धरना दिया जा रहा है, जो एहतजाज किया जा रहा है, उस हवाले से लियाकत बलोच साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया जी। चलिए मौसम की सूरत हाल की तरफ दोबारा से बढ़ते हैं। हमें ज्वाइन किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, लाहौर में तो कल जो 5वां स्पेल था मानसून का शिद्दत इख्तियार कर गया, खासी बारिश हुई, बाकी इलाकों में किस तरह से इफेक्ट करेगा ये? जी, बहुत काट तोड़ बारिश हुई और बाकी जगहों पर भी बहुत अच्छे तेज स्पेल हुआ है। गुजरांवाला में भी 100 मिलीमीटर से ऊपर, इसी तरह से मरी और जेलम और नीचे कसूर, तमाम ही जगहों पर खासी तेज बारिश हुई है। तो लेकिन चूंकि लाहौर में बहुत गैर मामूली थी तो इसलिए फोकस शायद उसी पे रहा। अदरवाइज तो बाकी जगहों पर भी अच्छी खासी तेज स्पेल रहा और ये चलता रहेगा अगले 5-6 दिन, 4 से 5 दिन तक का है स्पेल। और उसमें ज़ाहिर है गैप्स के साथ है, मुसलसल नहीं, जैसे आज लाहौर में दिन में तो इतना नहीं, लेकिन रात में और आने वाली सुबह में फिर तेज स्पेल हो सकता है। और फिर नीचे जनूबी पंजाब की तरफ ज़्यादा हवाओं का रुख हो जाएगा कल से, तो फिर सिंध, वस्ती सिंध, बालाई सिंध और उसके साथ शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के जो अजला हैं, इन तमाम एरियाज़ में खासी तेज़ बारिश है अगले 3-4 दिनों में। और उसके नतीजे में जाहिर है कि जो लोकल स्ट्रीम्स और नदी नाले पहाड़ी इलाकों में होते हैं उसमें तुगयानी और फ्लैश फ्लडिंग का इम्कान रहेगा जी। सरदार सरफराज साहब, सिंध में कैसा रहेगा मौसम, इस्लामाबाद में मौसम कैसा रहेगा और नॉर्दर्न एरियाज में कैसा रहेगा आने वाले दिनों? जी, आपने शायद एडवाइजरी देखी हो तो पूरे मुल्क में ही मतलब मानसून हवाएं दाखिल हो रही हैं, तो नॉर्दर्न एरियाज में भी बारिशें चल रही हैं। इसी तरह से केपी के जो उस तरफ मालाकंड और सवात और दूसरे दीर चतराल वगैरह उस तरफ तो खासा तेज स्पेल कल भी हुआ है और ये इस तरह वक्फे से चलती रहेगी। उधर भी अगले 3 से 4 दिन यानी कम से कम 5-6 अगस्त तक किसी तरह से वेदर रहेगा। और सिंध में भी कुछ एरियाज में तो दादू और उधर जामशरो डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो बलूचिस्तान के साथ लगता है, इन एरियाज में तो शुरू हो चुकी है और ग्रेजुअली इसकी शिद्दत में भी इजाफा आता जाएगा। ईस्टर्न सिंध, सेंट्रल सिंध और बालाई सिंध, उसमें नवाबशाह, सखर, लाड़काना, जैकोबाद और दूसरी तरफ दादू, कंबर और जामशरो डिस्ट्रिक्ट और इस तरफ ईस्ट में थरपारकर और उमरकोट और मीरपुर खास और ऊपर सांगड़, इन तमाम एरियाज में अच्छी तेज बारिश मतवक्की है। अगले 2 से 3 दिन सिंध में 6 अगस्त तक ये स्पेल चलेगा और बाकी जगहों में भी 1-2 दिन के वक्फे के साथ ये एटलीस्ट सरदार साहब 6 अगस्त तक ये स्पेल चलेगा। तो ये आखिरी स्पेल है या इसके बाद मजीद बारिशें मुतवक्के हैं? नहीं, आखिरी स्पेल नहीं है। अभी तो देखिए अगस्त में तो ज्यादा बारिशें दिखाई देती हैं जुलाई के मुकाबले में, तो ये तो अगस्त का तो पहला स्पेल है अभी, तो इसके बाद कम से कम 2 से 3 स्पेल और 3 स्पेल और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब और सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। नाजरीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आलमी मंजरनामे पर नज़र डालते हैं। हमास के शहीद सरबराह इस्माइल हनिया की तेहरान में नमाज जनाजा के बाद उनका जज्दे खाकी कतर मुंतकिल किया जा रहा है, जहां आज दारुल हुकूमत दोहा में उनकी तदफीन की जाएगी। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद आलमी सतह पर तलखियां मजीद बढ़ती नजर आ रही हैं। फ़लस्तीन जंग में मजीद तेजी और शिद्दत आने का खदशा है और खित्ते की सूरत हाल इंतहाई खौफ दिखाई दे रही है। ईरान ने इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने के लिए इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम लहरा दिया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इस्माइल हनिया की शहादत पर इसराइल को सख्त सजा देने का ऐलान करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है और हमले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक में इस्माइल हनिया का गायबाना नमाज जनाजा अदा किया जाएगा और उनके जो मुजाहिरे हैं वो भी किए जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान पर आज सोग मनाया जा रहा है। नमाज जुमा के बाद मुल्क भर में शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी और आज फ़लस्तीनियों के साथ मुकम्मल यकजहती के लिए कौमी असम्बली में एक खुसूसी करारदाद भी पेश की जाएगी। लाहौर में भी तकमील पाकिस्तान मूवमेंट की जानिब से आज दोपहर 1:30 बजे मस्जिद शहदा मॉल रोड लाहौर पर शहीद उम्मत इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी और एहतजाज किया जाएगा, जिसकी क़यादत चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर करेंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। बिल्कुल, तजिया निगार अब्दुर्रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम करते हैं अब्दुर्रहमान, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आप ठीक हैं? खैरियत से? अब्दुर्रहमान, जो कल शहादत का वाक़या पेश आया परसों, अब इसमें हम देख रहे हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान एक नया तनाज़ा शुरू हो गया है, तो इलाकाई जंग छिड़ने का कितना ख़तरा है इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिस तरह आपने बताया है कि सुर्ख परचम लहरा दिया गया है और पूरी उम्मत मुस्लिमा में एक गम गुस्से की लहर है। एक ऐसे शख्स को टारगेट किया गया है जिसको फ़लस्तीन कॉज में मज़ाहमत की अलामत के तौर पे समझा जाता है। एक उस्ताद, एक हीरो, एक शुजात की एक ऐसी दास्तान रकम करने वाला शख्स जिसने आज की इस दौर में फ़लस्तीन कॉज को यूरोप से लेके एशिया तक एक नई जिंदगी दी। अब जब इतनी बड़ी शख्सियत को टारगेट किया जाएगा और ईरानी सरजमीन पर टारगेट किया जाएगा तो यकीनन उसके बड़े वाज़े और बड़े गहरे असरात हैं। जंग अगर मुसल्लत कर दी जाए, जंग अगर नागुज़ीर कर दी जाए, तो मेरा ख्याल है कि अब ईरान के पास ना कोई ऑप्शन अवेलेबल है, ना चॉइस अवेलेबल है। ईरान को हर हाल में अपनी सालमियत का जवाब देना है। बिल्कुल जी। ये ईरानी कौम के लिए, मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक बहुत तशवीश का मरहला है। अब इसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि ईरान ने हमेशा अवॉइड किया है बराह रास्त तसादुम से। जी। इसराइल की और अमेरिका की हमेशा से कोशिश रही है कि ईरान को किसी तरीके से टारगेट किया जाए। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वेस्ट के लिए, इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। हम अगर पास्ट एक्सपीरियंस की बात करें तो हमें इस जंग का जो वॉल्यूम है, इसका मैग्नीट्यूड या इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इसका फैसला ईरान के जवाबी हमले से होगा। ईरान का जवाबी हमला ये डिटरमिन करेगा कि जंग कहाँ लड़ी जाएगी, कितने वॉल्यूम के ऊपर ये लड़ी जाएगी। मगर इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईरान के अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक ऐसे नौ मुंतखब सदर ईरान के अंदर आए हैं जो ये मैंडेट लेकर आए हैं कि ईरान मगरबी ममालिक से अपने ताल्लुकात को ठीक करेगा। उनका मैंडेट जंग का नहीं है, लेकिन उन्हीं की हल्फ बर्दारी में रियासती मेहमान को टारगेट किया गया है, जो ईरान की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। अच्छा अब्दुर्रहमान, ये बताइएगा कि इस हमले के बाद जो ईरान की सरजमीन पर हुआ, अब सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ है? क्योंकि ये पहला हमला नहीं है जो इसराइल ने ईरान की सरजमीन पे किया है, इससे पहले मुतादिद बार हो चुका है। इनके जो न्यूक्लियर मोहसिन फ़खर-ए-ज़ादा वो हुए, जनरल कासिम सुलेमानी को इराक के अंदर टारगेट किया गया बाकायदा तौर पे। यही बातें आप पास्ट एक्सपीरियंस से ईरान के देख रहे हैं, लेकिन उन वाक़यात में और इस वाक़े में बड़ा फ़र्क है। अगर तो जनरल कासिम सुलेमानी वाला ही रिएक्शन ईरान ने शो किया तो उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा, और अगर मोहसिन फ़खर-ए-ज़ादा की तरह रिएक्ट किया उस वाक़े की तरह, तो मेरा ख्याल है कि वो एहतजाज रजिस्टर नहीं होगा। महज आप सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को आप टारगेट करेंगे, लेकिन जिस लेवल का ये वाक़या है
कि ईरान की सरजमीन पर ईरान का मेहमान महफूज नहीं है, और बहुत सारी अब तो साजिशी थेरियाँ हैं। अब तक हमें ये नहीं पता कि ये शहादत एग्जैक्टली हुई कैसे है। ये मिसाइल लगा है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ड्रोन अटैक है, कैसे हुआ है, इसराइल का इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है वो कैसे तेहरान के अंदर ऑपरेट कर रहा है। बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सिचुएशन ईरान के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग है ना कि एक मेहमान आपके पास आया इतने बड़े इवेंट में और वहाँ पर इस तरह से हो जाना, इसका मतलब है कि प्लानिंग बहुत पहले हो चुकी हुई थी। जी, वॉशिंगटन पोस्ट ने पूरा एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसने बताया है कि वो क्लेम कर रहे हैं, अभी तक तस्दीक नहीं हुई, कि 2 माह पहले से ये प्लानिंग हो रही थी। मगर हम ये जानते हैं कि इस वक्त इसराइल अपनी बका की और अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। एक नाजायज़ बच्चा लिजिटिमेसी मांग रहा है पूरी दुनिया से, और वो हर कीमत के ऊपर इंसानी हकूक को पामाल कर रहा है। अब इसराइल के लिए 3 चैलेंजेस हैं। ठीक है, आप बात। इसराइल के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त है, एक तो ईरान रेजिस्ट करेगा। हमास की वो टॉप लीडरशिप थी, वो सरबराह थे 2017 से, हमास जवाब देगी। और फिर हिजबुल्लाह लिबनान का फ्रंट एक बहुत अहम फ्रंट है, और हिजबुल्लाह के कमांडर को भी टारगेट किया गया है, और वहाँ पर भी अब जंग के बादल हैं। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर लग ये रहा है कि अमेरिका और इजराइल ये सोच चुके हैं कि उन्होंने एक जंग को प्लान करना है। अब ये जंग किस हद तक कामयाब हो सकेगी, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, और फिर मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इस पे रिस्पॉन्स क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, ये अभी आने वाला वक्त हमें कुछ लम्हों के अंदर बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि इस वाक़े से जो एक सीज़ फायर के मुज़ाकरात चल रहे थे, और इस्माइल हानिया जो कि पॉलिटिकल डायलॉग कर रहे थे और कतर में मुकीम थे, और इनको बड़ा प्रैग्मेटिक लीडर भी समझा जाता है, इत्तेदाल पसंद, ये हार्ड लाइनर नहीं थे, ये सॉफ्ट स्पोकन पर्सन थे, और एक ब्रेन था, एक इंटेलेक्चुअल ब्रेन था। आप ये देखिए कि थोड़े से मुहर्रकात पे हमें बात ज़रूर करनी चाहिए कि आखिर ये जो शख्सियत टारगेट हुई है, इसके पीछे वो वजूहात क्या थी। बुनियादी तौर पर इसराइल एक गासिब और दुनिया की सुपर पावर अमेरिका उसकी सरपरस्ते आला, ताकत के नशे में चूर, बिल्डोज किया, टैंक चलाए, गोलियां चलाई, तोपें चलाई, सब कुछ किया, और एक फाते के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट किया। बदकिस्मती की बात कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है और जो मुसलमान हुक्मरान हैं वो अमेरिका नवाज और एक एक करके एक नाजायज़ बच्चे को इसराइल के वजूद को तस्लीम कर रहे हैं। और 2020 में एक ड्रामाई सिचुएशन क्रिएट होती है। इब्राहिम अकॉर्ड, एक अमन मुआहिदा होता है जिसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ये इसराइल को तस्लीम करते, और उसके बाद सितंबर पिछले साल में अक़वाम मुत्तहिदा के 78 इजलास के अंदर नेतन्याहू एक तकरीर करते हैं। ये तकरीर आज बड़ी रेलेवेंट है, हर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को इस स्पीच को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। वो कुछ नक्शे अपनी तकरीर के दौरान दिखाते हैं, और वो ये क्लेम करते हैं कि ये नया मशरिक़ वुस्ता का जन्म है। और वो ये कहते हैं कि अब हम तारीख का सबसे बड़ा मुआहिदा करने के लिए जा रहे हैं, और ड्रामाई है। और वो मुआहिदा क्या है? वो ये है कि वो ये दावा करते हैं कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, और सऊदी अरब के साथ अब हमारे ताल्लुकात उस्तवार होने के लिए जा रहे हैं। और आपको पता है कि सऊदी अरब की ख़ास अहमियत है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और वो ये कहते हैं अपनी तकरीर में कि सऊदी अरब एक न्यूक्लियर डील डिमांड कर रहा है, सिविल न्यूक्लियर डील अमेरिका से, और इसराइल फैसिलिटेट करेगा। अब ये माहौल है। इसी मुआहिदे के पेश नज़र 7 अक्टूबर वाला हमास का भी, अब मैं इसी तरफ आ रहा था कि ये लोगों को हिस्ट्री समझ में आ जाए कि आखिर ये 7 अक्टूबर हुआ क्यों। कुछ लोग ये कहते हैं, बदकिस्मती की बात है, हमारे यहाँ एक तबका ऐसा है जो समझता है कि हमास को हमला नहीं करना चाहिए था, हमास से शायद अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी चला दी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये खिफ़त एक मिथ थी कि इसराइल अनडिफीटेबल, नाकाबिले तस्खीर है। हमास ने 7 अक्टूबर को जो हमला किया, उसने वो जो नाकाबिले तस्खीर होने का इमेज था उसको मलिया मेट कर दिया। वो जो तकब्बुर था, गुरूर था, आज 10 महीने हो गए हैं
गजा के अंदर जंग जारी है। और माजरत जरा वक्त सेगमेंट का खत्म हो रहा है। ये जो जंग है मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी, ये पूरे अरब वर्ल्ड को लेके अपनी लपेट में लेके जाएगी। हुक्मरानों का मुझे पता नहीं। आपने जो पहली बात की तो अहादीस मेरे दिमाग में गूंज रहे हैं। जी, अब ये देखिए, ये तो प्रेडिक्शंस पहले से हो चुकी हैं इस खित्ते के अंदर। और जो पाकिस्तानी है बतौर मुसलमान, अगर एक हमसाये में ये जंग होती है, हमने अफगानिस्तान की जंग देखी है, हम नहीं चाहते कि जंग हो। हम सफारती सियासी हिमायत करेंगे, फ़लस्तीनियों की भी करेंगे, ईरान की भी करेंगे, इस दहशतगर्दी की मजम्मत भी करेंगे। आयतुल्लाह सुप्रीम लीडर जो खामेनी साहब हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि अब हमला करना है, मतलब ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। आपको क्या लगता है किस नौयत का हमला होगा और उसके बाद हालात वाज़े तौर पर समझ आएंगे कि जंग पूरे ही खित्ते में होने वाली है या फिर मामला बेहतर होगा? देखिए, ये एक सरप्राइज होगा। मेरा ख्याल है कि 3 अतराफ से अटैक होगा। ये हिजबुल्लाह की तरफ से भी होगा, ये हमास की तरफ से भी होगा, ये ईरान की तरफ से भी होगा। और जब दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर अटैक हुआ था तो उसके जवाब में ईरान ने बराह रास्त मिसाइल अटैक किए थे इसराइल की सरजमीन के ऊपर। और इसराइल को मैसेज था कि इसराइल उनके टारगेट से दूर नहीं है। मगर यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आज इस 7 अक्टूबर के हमले के बाद पूरी दुनिया के अंदर रंग, नस्ल, मजहब की कैद से आज़ाद हर जी शोर इंसान फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। वो जेनोसाइड तस्लीम करता है, वो इसको रियासती दहशतगर्दी तस्वुर करता है और अमेरिका पार्टनर इन क्राइम है। यानी कि वो अमेरिकन कांग्रेस से खिताब करने के बाद नेतन्याहू ये अटेम्प्ट कर रहे हैं और ये वाक़या कर रहे हैं। और मुझे ये लगता ये है कि अमेरिका का जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बुनियादी तौर पर एक इब्तिदा है। ईरानी बड़ी बहादुर कौम है, बड़ी गजूर कौम है। ये गलत फहमी है, ये दुनिया को गलत फहमी अफगानिस्तान में भी थी। और अगर जंगें सिर्फ असले से, ये मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा, अगर वसाइल से और उससे लड़नी होती तो मेरा ख्याल है कि नेटो के 40 ममालिक और अमेरिका की सुपर पावर 20 साल में अफगानिस्तान में भुरता बन गया। बिल्कुल, तो यही सब कुछ होगा। लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, मुझे इसराइली फ़ौजी तर्जुमान के वो अल्फाज याद आ रहे हैं कि आप किसी फ़र्द को मार सकते हैं, आप किसी तहरीक को कुचलने की कोशिश कर सकते हैं, आप नज़रिया नहीं मार सकते। आज 300 दिन मुकम्मल हो गए हैं गजा जंग को और हालत क्या है? 40,000 अफराद शहीद हुए, 82,000 मेट्रिक टन बारूदी मवाद बरसाया गया फ़िज़ा से। इस वक्त हालत यह है कि 16,000 बच्चे शहीद हुए, 10,000 ख़वातीन शहीद हुई हैं, 17 लाख ऐसे फ़लस्तीनी हैं इस वक्त जो डिजीज़ का शिकार हैं, 33 अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। माजरत के साथ हमारे सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो गया है। गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी था और बहुत अच्छा लग रहा था कि मज़ीद इस पर बात होगी, लेकिन वक्त नहीं है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की। तो ये गैर कानूनी कारोबार मुल्क के अमन व अमान के लिए मुसलसल ख़तरे का बायस बन रहा है। ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ अक्सर दहशतगर्दी के वाक़यात में भी इस्तेमाल होती हैं और ये बहुत बड़ी गाड़ियाँ हम देखते हैं कि मुल्क दुश्मन अनासर, जराइम पेशा अफराद और मंशियात स्मगलिंग में भी इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान में कई बड़ी वारदातों में नॉन कस्टम गाड़ियों के इस्तेमाल के होने के इंकशाफात भी सामने आए हैं, क्योंकि ये गाड़ियाँ ना तो रजिस्टर्ड होती हैं और ना ही इनके चेसिस नंबर होते हैं और ना ही इनका इंजन नंबर होता है। इसलिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुजरिमों तक पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी पर बात करेंगे, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक IG सैयद अख्तर अली शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सैयद अख्तर अली शाह साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ मुल्क में अमन व अमान के लिए ख़तरा कैसे बन रही हैं और फिर मौजूदा सूरत हाल में ये गैर कानूनी कारोबार पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा संगीन मसला है? इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो माशी हवाले से है कि इसके ऊपर कस्टम पेड नहीं होता जी, और जब यही हमारी मुल्क की तरक्की, समाजी तरक्की, ये जो हम कस्टम ड्यूटीज़ लगाते हैं, फिर मुल्क के अंदर जो चीज़ें बनती हैं वो उन पे एक्साइज ड्यूटी, तो इसी से हमारे बजट बनते हैं और इसमें हमारे कानून नाफिज करने इदारों के लिए भी बजट मख्तसस होता है। दूसरी तरफ फिर जराइम की बात है जी, तो जराइम में भी अक्सर अभी जो हाल ही में बिशाम में बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, जहाँ पर
हमारी चीनी भाइयों को निशाना बनाया गया था। जी जी। तो उसमें भी नॉन कस्टम पेड गाड़ी इस्तेमाल हुई थी। उसकी वजह यह है कि डॉक्यूमेंटेशन उसकी नहीं होती, कागजात नहीं बनते। जब कागजात नहीं बनते तो उसको फिर ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये कौन सा शख्स लाया था, कौन इसका मालिक था, कहाँ बिकी थी। तो इस वजह से चाहे जराइम पेशा हो, दहशत गर्द हो, वो इसकी किस्म की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। शाह साहब, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के हवाले से पाकिस्तानी कानून क्या कहता है, और इस गैर कानूनी कारोबार को लीगलाइज करने की ज़रूरत है या फिर इससे मुस्तकिल तौर पर जान छुड़वाने की हमें ज़रूरत है? कानून तो बहुत वाज़ेह है। हमारा कस्टम एक्ट है 1969, उसके तहत तो कोई भी चीज़ जो बाहर से इम्पोर्ट होती है और उसकी हमेशा नोटिफिकेशन हो जाती है कि इसकी ये वैल्यूएशन है, इस पे इतनी कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, वो जब आप डिक्लेयर करते हैं, स्टेशंस डिक्लेयर होते हैं, वो चाहे एयरपोर्ट हो, आपका बॉर्डर हो, आपका कोस्टल एरिया हो, वहाँ पर आपने अपने गुड्स को डिक्लेयर करना पड़ता है। इसमें गाड़ियों भी आती है और गाड़ियों को ख़ास कर इस पे ज़्यादा वैल्यूएशन होती है और इसकी वजह से ये हमारी आमदन को बढ़ाती है। तो एक तो यहाँ पर सवाल पैदा हो जाता है कानून की हुक्मरानी का। तो ये अक्सर हमारे अफ़गानिस्तान के साथ जो जुड़े हुए बॉर्डर है, एक हमारा जनूबी वज़ीरिस्तान के साथ है जो अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा हमारा चमन का बॉर्डर है। उन चेक पोस्टों के ज़रिए ये अंदर दाखिल होती है। तो ये इस बात का भी एक अंदिया है, निशानदही कर रही है कि कुछ ख़राबी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, वहाँ पर कस्टम के एहलकार हैं, वहाँ पर फ्रंटियर कोर है, वहाँ पर पुलिस है और दीगर इदारे हैं। तो ये वहाँ से कैसे गुजर हो जाती है। तो ये इस बात की भी निशानदही है कि हम कानून नाफिज करने में भी कमज़ोर हैं और ये एक गुड गवर्नेंस की मुनाफी है। गुड गवर्नेंस में कानून की हुक्मरानी एक उसका लाज़मी जुज़ है। अब हालिया दिनों में हमने देखा शाह साहब के खुद DGISPR की जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उन्होंने भी इलीगल स्पेक्ट्रम का जिक्र किया था और उन्होंने बोला था कि जिस तरह से स्मगलिंग होती है, दहशत गर्दी भी इसी में पनपती है। तो कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि इस स्मगलिंग को नहीं रोका जा सका अभी तक? एक बड़ी वजह तो ये है कि मैं इसको कहूँगा करप्शन। जो करप्शन दीमक की तरह आपके तमाम दीगर जितने भी आप असूल बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उसको खा जाती है। वरना ये कहा तो ये जाता है कि जो शख्स गाड़ी लाता है तो वो तकरीबन उसको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, जिनमें से 1.5 लाख रुपए वो मुख्तलिफ चेक पोस्टों के ऊपर देता है, जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ अंदर आ जाती हैं। तो ये अब माशी लिहाज से इस पर नज़र दौड़ाए ना कि एक तो, और एक लोगों के लिए जो लोग इसमें वो करोड़पति अरबपति भी बन गए, यही लोग फिर बाद में आपकी इसकी एक समाजी उसको देखे, सियासी उसको देखे। इनमें से लोग फिर सेनेट में भी आते हैं, कौमी असेंबली में भी आते हैं, सूबाई असेंबली में भी आते हैं और यही लोग फिर आम शख्स के लिए भी रोल मॉडल बन जाते हैं। तो एक तो इसकी ये देखें मनफी जो हमारे समाज पर जो मनफी असर हो रहा है, एक इसका ये मनफी असर है। अभी आपने पहले ये सवाल किया था कि ये लीगलाइज हो सकती है। हाँ, एक वक्त में 2013 में गालिबन एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया गया था, जिसमें लोगों को ये मौका दिया गया था कि वो कस्टम ड्यूटी अदा करके अपनी गाड़ियों को लीगलाइज कर सकते हैं। तो अब भी इस किस्म की किसी स्कीम का, लेकिन फिर उसके बाद बहुत सख्ती होनी चाहिए। ये गुंजाइश ही ना हो कि किसी भी सरहद से गाड़ी ये अंदर आ सके। अच्छा शाह साहब, हम देखते हैं कि मुल्क में किसी भी शख्स की अगर गाड़ी ख़राब होती है, उसको सस्ते पार्ट्स चाहिए होते हैं, इंजन चाहिए होता है, तो जहन में पहला ख्याल यही आता है कि KP या बलूचिस्तान चलते हैं, वहाँ पर तो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती हैं और वहाँ पर कम पैसों में ये सारे पार्ट्स मिल जाते हैं। तो वही इलाके गैर कानूनी कारोबार के लिए कैसे इस्तेमाल होते हैं, मरकज़ कैसे बने और वहाँ पर क्या सिक्योरिटी हाई नहीं होनी चाहिए कि इस तरह के काम ना हो? मैं एक बार फिर ये दोहराऊँगा कि इसमें हम सब इज्तिमाई तौर पर कसूरवार हैं, क्योंकि इदारे बने हुए हैं। ये अब लेडी कोर्टल शुरू में इसके लिए बड़ा मशहूर था, जहाँ पर इंजन वगैरह बेचे जाते थे। फिर ये हमारे पेशावर में शुबा बाज़ार है, वहाँ पर ये इंजन आपको पार्ट्स मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर पुलिस भी है, यहाँ पर कस्टम भी है, दीगर फ्रंटियर कोर भी है, तमाम इदारे हैं। तो ये इनकी मैं अगर रिश्वत नहीं है तो फिर मैं कोताही कहूँगा, तसाइल पसंदी कहूँगा। इस वजह से ये तमाम कारोबार हो रहा है।
ठीक है जी। शाह साहब ये भी बताइएगा कि जैसे जिन इलाकों का भी जिक्र किया गया, केपी या बलूचिस्तान जो है, यहाँ पर कहा जाता है नॉन कस्टम पेड सस्ती गाड़ियाँ मिल जाती हैं, तो अगर कोई शख्स वहाँ से सस्ती गाड़ी खरीद के उसके बाद उसका कस्टम पे कर देता है तो वो लीगल हो जाएगी या ये सिरे से ही खरीदनी नहीं चाहिए? ये सिरे से खरीदनी नहीं चाहिए क्योंकि ये एक जुर्म है और इसमें FIR आप पे लाज हो सकती है। सिर्फ अगर एमनेस्टी का ऐलान कर दिया फिर तो ठीक है, या आपने डेवलपमेंट्स है वो गाड़ियाँ ऑक्शन करते हैं वो आपने खरीद दी और उसका कस्टम ड्यूटी आपने दे दी, वो ठीक है, लेकिन ये वाली गाड़ियाँ लीगलाइज नहीं हो सकती। अच्छा, ये देखते हैं कि अगर मिल गई तो बहक सरकार जब्त होंगी और ये फिर सरकार की मलकियत बन जाए। साहब, हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेसमैन कह सकते हैं उनको, उनकी जानिब से भी इस तरह की गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं और कुछ सियासी रहनुमा भी ऐसे हैं कि उनकी गाड़ियाँ भी कहा जाता है कि ये नॉन कस्टम पेड हैं, तो क्या उन पर भी ये कानून लागू होता है, कोई कार्रवाई की जाती है? कानून से तो कोई बालतर नहीं है। जब हम कानून की हुक्मरानी और एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा वाजे है, देयर इज़ नो हॉली काउ, तो हर एक पे ये कानून नाफिज होता है, कोई भी इससे बराब नहीं है। शाह साहब, आप साबिक IG रहे हैं, आप तो ज़्यादा बेहतर समझते हैं इस मामले को कि एक चीज़ इलीगल है तो फिर ये इतना खुल्लम खुल्ला काम कैसे हो रहा है? क्योंकि अब हम तो देखते हैं सोशल मीडिया पर इनके पेजेस हैं, प्रॉपर एड्स आते हैं जहाँ पर बाकायदा तौर पर कहा जाता है जी कि इतने पैसे दें और ये गाड़ी आपके घर तक पहुँचा दी जाएगी। अब तो ये है कि ये उस वक्त की बातें थी जब हमारे ये साबिका कबायली इलाके, अब उनको हम मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, वहाँ पर कस्टम एक्ट का इतलाक नहीं था जी। दूसरी तरफ हमारे प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज थे जहाँ भी कस्टम एक्ट का इतलाक नहीं था, इनकम टैक्स का इतलाक नहीं था, तो ये दोनों जगह इसकी आमाजगाहें थी और चमन के इलाके में भी इसी तरह से हो रहा है। लेकिन अब इस वक्त ज़रूरत इस बात की है, माजी को हम भूल जाएं, आज की बात हम करते हैं, मुस्तकबिल की बात करते हैं, कि क्योंकि आपकी तमाम तरक्की का दारोमदार इस बात पे है कि यहाँ पर नॉन कस्टम गुड्स ना हो और जो चीज़ भी आए वो कानूनी ज़रिए से आए, उसके ऊपर ड्यूटी लगे ताकि आपके ख़जाने में जमा हो, आप एक अच्छा बजट बना सके। तो इसके लिए आपने एक भरपूर मुहिम शुरू करनी होगी और जिसमें तमाम इदारों के हमारे कानून के नाफिज करने वाले इदारे, अभी हमने अनपॉपुलर डिसीजन लेने हैं क्योंकि फिर ये एक इशू बन जाता है, खासकर बालाकंड में और कबायली इलाकों में इसको एक सियासी इशू बना दिया जाता है। ठीक है जी। और क्या ऐसी कोई रिसर्च अवेलेबल है सर, कोई नंबर्स हैं कि एग्जैक्टली कितनी बड़ी तादाद में ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं और कितना नुकसान है इसका इकोनॉमी को? इस वक्त एग्जैक्ट तो कोई स्टेटस नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि लाखों की तादाद में, क्योंकि जब आप बालाकंड डिवीज़न वहाँ पर आप जाते हैं तो आपको हर घर में वहाँ पर ये गाड़ी नज़र आएगी, क्योंकि और इसी तरह अगर आप किसी शोरूम में वहाँ पर जाएंगे तो आपको किसी बेकरी में इतनी केक पेस्ट्रियाँ नहीं नज़र आएंगी जितनी कि वहाँ पर शोरूम से। बिल्कुल ऐसे है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे खैबर पख्तूनख्वा के साबिक IG सैयद अख्तर अली शाह साहब और बता रहे थे नॉन पेड गाड़ियों के हवाले से कि क्या कवानीन है और किस तरह से ये रोकथाम हो सकती है। तो नाजरीन, अब सेहत के हवाले से बात करते हैं। ऑटिज़म का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो बच्चों की नशोनुमा और उनके रवैयों पर असरअंदाज होती है। इस बीमारी की वजह से बच्चों की मुआशरती और बातचीत की सलाहियतें मुतासर होती हैं, जिससे वो दूसरों के साथ ताल्लुकात बनाने और अपनी ज़रूरियात को बयान करने में मुश्किलात का सामना करते हैं। ऑटिज़म के शिकार बच्चों को खुसूसी तवज्जो और तरबियत की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और मुआशरे में अपना मकाम हासिल कर सकें। बिल्कुल, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अफ़ाफ मंजूर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रिहैब कंसल्टेंट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वेलकम करते हैं, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम गुड, आप ठीक हैं? ये ऑटिज़म होता क्या है, ये बताएं पहले। शाहरबानो, ऑटिज़म जो है, जैसे अभी अजीम ने बताया कि इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, यानी बच्चे की जो डेवलपमेंट की टाइम पीरियड होता है जिसमें कि वो आप समझ लें कि उनकी पैदाइश से लेके 3 से 4 साल तक की उम्र, जिसमें उनका जहन जो है या दिमाग जिसको आप कहते हैं वो डेवलपमेंट हो रही होती है, उस दौरान में उनके साथ कोई भी डिसऑर्डर जो लाक हो जाता है उसको हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा, इसकी जो वजूहात हैं उसमें ज़्यादातर ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है, इनहेरिटेड होता है, और समटाइम्स कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस पैदाइश के फ़ौरन बाद
या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी माँ को कोई ऐसा मसला हो जाए तो उसकी वजह से भी ये डिसऑर्डर जो है बच्चों के अंदर आ सकता है। और डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि जो बच्चे गैजेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अच्छा, इसकी सर्टन कुछ वजूहात हैं, मैं उस पर गैजेट्स पे भी बात करती हूँ, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा ये कुछ इसकी इब्तदाई अलामात देख लें कि हमें ये कैसे अंदाज़ा होगा कि ये बच्चा जो है वो उसके साथ क्या मसला है, क्योंकि अक्सर तो वालिदैन इस बात में तशख़ीस ही नहीं कर पाते। और जो वालिदैन हमारे पास सबसे पहले जिस कंप्लेन के साथ आते हैं वो कहते हैं कि बच्चा बात नहीं कर रहा या स्पीच का इशू है इसके साथ। लेकिन दरअसल ये एक आप कह लीजिए कि कम्युनिकेशन का, इंटरेक्शन का और सोशलाइजेशन का इशू है। बच्चे के साथ 3 अलामात अगर आप उसमें देखते हैं कि ये 3 अलामात स्पेसिफिकली उसके अंदर पाई जा रही हैं तो इसका मतलब है कि वो बच्चा ऑटिज़म का शिकार है। उसके साथ बाकी मामलात जो हैं वो आप बाद में देखिए, पहले आप उसकी ये वाली सिचुएशन देखें। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वो डेफिसिट कर रहा होता है, लैग कर रहा होता है कम्युनिकेशन में, इंटरेक्शन में। यानी जैसे अपनी उम्र के बच्चे जो हैं उनके मुताबिक वो कम्युनिकेशन नहीं करता, आई कांटेक्ट नहीं देता है, बात को समझ नहीं पाता। देखें, बोलना या बात करना एक और चीज़ है जिसको हम स्पीच कहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन यानी आप कोई आपस में रब्त ना रख सकें, आप अपनी बात या फीलिंग शेयर ना कर सकें। छोटे बच्चे जब आमतौर पर बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ 2 चीज़ों के लिए बात करते हैं, या तो उनकी कोई ज़रूरत होती है जिसको वो बताना चाहते हैं, या फिर उनकी कोई फीलिंग होती है जिसको शेयर करना चाहते हैं। तो ये बच्चे अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते, अपनी ज़रूरत को बता नहीं पाते। यानी अगर आप थोड़ा सा इसका डिफरेंस क्रिएट करना चाहें बाकी बच्चों से जिनके साथ कोई स्पीच का प्रॉब्लम हो सकता है, वो ये है कि वो बच्चा इशारे से अपनी बात आपको समझा देगा। यानी बोल नहीं पाता लेकिन वो इशारे के साथ आपको अपनी ज़रूरत बता देता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ये बच्चे इशारे के साथ भी अपनी ज़रूरत नहीं बता पाते, यानी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते कि इनकी क्या फीलिंग है। और ज़्यादातर ये भी एक सिम्टम देखें में चीखते हैं जी, वो उनका फिर एक रिस्पॉन्स होता है ना, क्योंकि जब आप कोई भी इंसान जब अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाता है तो वो उसको नहीं पता कि उसने कैसे बिहेव करना है। अच्छा, एक इनके अंदर तीसरी जो बहुत अहम अलामत है वो ये कि इनके अंदर कोई ना कोई स्टीरियोटाइप बिहेवियर होता है, यानी स्टिमिंग हो सकती है, कोई ख़ास तरह की आवाज़ निकालते रहना, हाथ हिलाते रहना, कोई मूवमेंट करते रहना, किसी ख़ास साउंड को एंजॉय करना, यानी सेंसरी जो है इनके अंदर इम्पेयरमेंट्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई बहुत ऊंची आवाज़ इनको बहुत बुरी लगती है, कोई बहुत सॉफ्ट सी आवाज़ जैसे कि पानी के गिरने की आवाज़ है वो इन्हें बहुत पसंद होती है, ये उसकी तरफ जाएंगे। यहाँ पे आपके यहाँ पे AC की आवाज़ आ रही है, हमें बैठे हुए इतना महसूस नहीं होता, लेकिन इनको होगा, इनको इरिटेशन होगी, वो चीख रहे होंगे, आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या वजह है, ये क्यों इन्होंने इतनी चीखो पुकार मचाई हुई है। तो बता भी नहीं सकेंगे कि मुझे ये चीज़ इरिटेट, क्योंकि इनका सेंसरी प्रोसेस जो है वो डिफरेंट होता है, इनका नर्वस सिस्टम डिफरेंट होता है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में मुख्तलिफ कनेक्शंस बनाए हुए हैं ना, दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को कनेक्ट करते हैं। यानी स्पीच का हिस्सा जो है वो आपकी लॉजिक के हिस्से के साथ कनेक्टेड है, आपकी मूवमेंट के हिस्से के साथ कनेक्टेड है, तो उनकी वो जो कनेक्टिविटी के पाथवेज हैं वो सारे जो हैं वो डिफरेंट। डॉक्टर साहब, तो क्या रिकवरी पॉसिबल है इस सिनेरियो में? जी, अच्छा, इसमें हम इसके लिए थेरेपी की ज़रूरत होती है या फिर आपको बाकायदा मेडिकल एक्सपर्ट चाहिए होता है? देखिए, ये एक जो ऑटिज़म की जो ट्रीटमेंट है, हम बेसिकली इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं या मैनेजमेंट की बात करते हैं। रिकवरी आमतौर पे जब हम रिकवरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसको वालिदैन ये समझते हैं कि मुकम्मल तौर पे इसका इलाज हो जाए या नॉर्मलाइज हो जाए। देखेंगे बहुत हद तक मुमकिन नहीं होता कि मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाए, लेकिन बहुत हद तक रिकवरी जिसे आप कहते हैं यानी बेहतरी आना वो आ सकती है। और उसके लिए इसके पूरी एक टीम वर्क है, इसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है जो डायग्नोस करे, इसके लिए ऑटिज़म स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है जिनके पास ऑटिज़म का सारी एक्सपर्टीज़ हैं, वो इसको डील कर सकते हैं। इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट सम टाइम आपको ज़रूरत पड़ता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए, और इसी तरह से आपको स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, स्पेशल नीड्स एजुकेशनिस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब बच्चों ने स्कूल की एज में जाना है तो उनकी पढ़ाई कैसे होनी है, तो इसका मतलब एक सारा टीम वर्क है जो उसके लिए काम कर रहा होता है। लेकिन वालिदैन को अगर इसकी अर्ली एज में डायग्नोसिस हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है, तो वो फौरी तौर पे इसको चाहिए कि इसके इलाज की तरफ जो है या इसके ट्रीटमेंट की तरफ जो है वो आ जाएं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आमतौर पे वालिदैन 3 से 5 साल की उम्र तक तो तशख़ीस ही नहीं कर पाते। सही। और वो ये समझते रहते हैं कि हमारे बच्चे के साथ शायद कोई स्पीच का मसला है, हमारे बच्चे के साथ कोई बिहेवियर का कोई आम सा मसला है, लेकिन उनका एक जो टाइम पीरियड जिसमें कि उनकी बिहेवियर थेरेपीज़ हो सकती हैं जिनकी उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, वो हम आमतौर पर गुजार देते हैं। और वालिदैन आते हैं 5-7 साल की उम्र में और फिर वो तशख़ीस की तरफ जाते हैं। ऑटिज़म के बारे में ऐसे कौन से मिथ्स हैं, कौन सी गलत बातें हैं जो कि लोगों में पाई जाती हैं और वो ऐसा नहीं है?
अच्छा, ये चूंकि अगर हम इसको उर्दू में बात करें तो उसको खुद महवियत कहा जाता है। तो आमतौर पे सबसे पहले तसव्वुर तो ये किया जाता है कि ये शायद कोई बहुत ही रूहानी किस्म की कोई बीमारी है। आमतौर पे वालिदैन ये समझते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई साया है, कुछ ऐसी चीज़ है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि ये समझ जाता है हमारा बच्चा दरवेश है। हाँ, दरवेश है, ये इसको तो दुनिया की होश नहीं है। अच्छा, दूसरा इसमें जो बड़ा अहम मिथ है ना, वो ये है कि वो समझते हैं कि बच्चा नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकेगा, आम बच्चों की तरह की ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा कभी भी। ये भी बिल्कुल एक मिथ है। अगर आप इनके साथ काम करते हैं, इनके बिहेवियर को मैनेज करते हैं, आप उन्हें सिखा देते हैं वो सब चीज़ें, कुछ उनकी रूटीन्स होती हैं उनको आप फिक्स कर लेते हैं, तो आप बहुत हद तक उस चीज़ के ऊपर काबू पा सकते हैं। तीसरी एक जो इनके साथ बहुत ज़्यादा बड़ी मिथ अटैच है, वो बाज़ औक़ात हमारे प्रैक्टिशनर्स मिस गाइड और मिस लीड करते हैं। वो कहते हैं कि जी इनका फ़लाँ तरीके से इनका इलाज करके 1 महीने में इलाज हो जाएगा, 2 महीने में इलाज हो जाएगा। तो ये मैं वालिदैन को पैगाम देना चाहती हूँ कि इस चीज़ से आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आपने राइट प्रैक्टिशनर के पास जाना है और ये समझ लीजिए कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी जिसको आपने बड़ी पेशेंस के साथ जो है वो डील करना है। इट माइट टेक योर फ्यू ईयर्स, लेकिन अगर आप राइट वे पे और मुनासिब थेरेपीज़ के साथ जाते हैं तो आप बहुत सारे मसाइल हल कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ शाहरबानो शेयर करना चाहती हूँ कि पेरेंट्स आर द बेस्ट थेरेपिस्ट। आप गाइडलाइन लीजिए, आप जाइए एक्सपर्ट्स के पास, लेकिन आप घर में वो सारी रेमेडीज़ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ इसको एक गोल्ड माइन की तरह लिया जाता है ऑटिज़म को। इस पे मतलब आप हज़ारों रुपया वालिदैन खर्च कर देते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स तो इसकी तशख़ीस ही नहीं कर पाते। आपकी बात बुरी लगेगी बड़ी लोगों को। हाँ जी, लेकिन ज़ाहिर है ये हकीकत है, हमें इसको एडमिट करना चाहिए। प्रैक्टिशनर्स जो एक्सप्लॉइट करते हैं सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह ये है ना कि वालिदैन को अंदाज़ा नहीं हो पाता। तो वालिदैन को ये समझना चाहिए कि देखें कोई 1 महीने का इलाज हो, 2 महीने का इलाज हो, तो आप किसी के पास चले जाएं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो वाई नॉट कि आप खुद इस चीज़ को सीखें, आप खुद रिसर्चर बने, आप खुद इस चीज़ की तरफ आएँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है। जब हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसका मतलब इट्स अ रेंज। एक बच्चे की जो कैफियत है वो दूसरे ऑटिस्टिक बच्चे से मुख्तलिफ है। एक बच्चे का रिकवरी का जो टाइम पीरियड है वो दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है। तो आप सीखें ज़रूर एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से, लेकिन अपने बच्चे को अंडर एस्टिमेट ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब क्या इज़ इट पॉसिबल कि ये जो डिसऑर्डर जैसे जेनेटिकली ट्रांसमिट होता है और भी दूसरे तरीकों से भी ट्रांसमिट होता है, तो ये कहिएगा कि कोई ऐसा तरीका कार है कि इस डिसऑर्डर को, इसकी ट्रांसमिशन रोकी जा सके? देखें, फ़िलहाल तो इस पर रिसर्चेस हो रही हैं कि इसका कुछ इसको हम रोक सकें, या इसके लिए कुछ जो है वो, जैसे कि अभी हमें नज़र आ रहा है स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस की जाएं। लेकिन अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी में कुछ टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं तो उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि क्या कंडीशंस हैं, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा डिसऑर्डर आ रहा है, तो फिर आप जेनेटिक काउंसलिंग की तरफ जा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा उससे पहले पता लग सकता है जेनेटिक काउंसलिंग वगैरह की अगर आप थोड़ी फैसिलिटी लें तो उससे अंदाज़ा हो सकता है आप। और जेनेटिकली चूँकि ये डिसऑर्डर ट्रांसमिट होता है, तो क्या इसे फैमिली हिस्ट्री भी फिर नज़र में रखनी चाहिए? अब मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ मेजर डिजीज़ जो है वो उसके बारे में कंसर्न होते हैं। देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, ये बड़ा ही कंसर्न है, और अगर मैं इसका ये जवाब दूं कि हाँ जी हमें रखनी चाहिए, तो इस तरह तो ऑलमोस्ट हर फैमिली के अंदर कोई ना कोई किस तरह से कोई डिसऑर्डर होता है, कोई आप ये कह लीजिए कोई बीमारी ऐसी होती है जो जेनेटिकली ट्रांसमिट होती है। तो अगर हम ये स्टेटमेंट दे दें तो इसका मतलब है कि हम बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल क्रिएट कर देंगे। लेकिन इसमें ज़रूरत इस बात की है कि आप एहतियात जो है वो थोड़ी सी ज़रूर करें, एहतियात करें, देखें, समझने की कोशिश करें कि क्या ये चीज़ जो है मैनेजेबल है या नहीं है। दूसरी बात जो बड़ी अहम और समझने की है, देखिए हम डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर्स के बारे में कहते हैं कि इट कैन हैपन एनीवेयर टू एनीवन। खुदा न खास्ता बहुत सारी डिसेबिलिटीज़, बहुत सारे डिसऑर्डर्स एक्वायर्ड भी होते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि हमारे जेनेटिक्स में हो। कोई भी इंसान किसी भी वक्त आपके साथ ज़िंदगी में कोई हादसा हो सकता है और आप उसका शिकार हो सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि आप के साथ अगर हो गई है कोई ऐसी सिचुएशन, तो आप उसको डील कैसे करें। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। बतौर माशरा मैं ये समझी हूँ कि आप ये कह रही हैं कि बतौर माशरा हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि ऐसे बच्चों को अच्छे तरीके से डील किया जाए और उनको ये फील ना करवाया जाए कि आप फलां बीमारी का शिकार हैं, ताकि वो और उस चीज़ में घुस जाए। और पेरेंट्स ज़्यादातर जो है वो हेल्प आउट कर सकते हैं बच्चे को इसमें। जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और इंतहाई अहम सेगमेंट है हमारा, जिसमें हम मकसद पाकिस्तान के साथ साथ अपने इस्लाफ के बारे में भी जानते हैं। आज हम बात करेंगे वाक़या करबला में जिंदा बच जाने वाले वाहिद मर्द जो थे हज़रत अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और उनके बारे में बात करेंगे कि उनका वो सारा सफ़र कैसा रहा शहादत इमाम हुसैन के बाद। तो रिसर्च स्कॉलर सैयद फ़हद अली काज़मी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। काज़मी साहब बिस्मिल्लाह करें। जी बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ में, क्योंकि आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से हमने कन्वर्सेशन करनी है, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्तारा हैं जुर्रत का, दलेरी का, शुजाअत का,
और हालात जैसे भी हों स्टेडफास्टनेस का, तो मैं आगाज़ में एक ग़ुलाम ज़ैनुल आबिदीन इस्माइल हनिया की शहादत पे तमाम उम्मत मुस्लिमा को हदिया ताज़ियत पेश करता हूँ। इस्माइल हनिया बिलखसूस और फ़लस्तीनी बिलअमूम इस वक्त इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलम को बुलंद किए हुए हैं, और इस वक्त अगर कुर्रा अर्ज़ पे आपको कहीं से हुसैनी रमक नज़र आ रही है तो उसका मेटाफॉर इस वक्त पैलेस्टीनियंस हैं, गज़ा के मुसलमान हैं। और दुनिया में अगर आपको कूफा नज़र आ रहा है, आपको पुराने दौर का दमिश्क नज़र आ रहा है, तो वो कुल उम्मत मुस्लिमा की खामोशी है। वाह वाह। तो ये बहुत बड़ा एक मेरा ख्याल है हम सब के लिए वेकअप कॉल है। हमारा दुश्मन हमारे घरों के अंदर घुसकर हमें शहीद कर रहा है। अगर आज हम इकट्ठा नहीं होंगे तो कब इकट्ठे होंगे? और हमने ये जब भी हमने बात की है तो हमने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की बात की है। अहले बैत अतहार, सहाबा किराम, औलिया कामिलीन, हमारे स्कॉलर्स, ये जितने हमारे हीरोज़ हैं, हमने इनको एज अ यूनिवर्सल फिगर के तौर पर प्रेजेंट किया है। आज ज़रूरत इस अमर की है हम अपनी छोटी छोटी आइडेंटिटीज़ को पीछे करें और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की सरबुलंदी के लिए इकट्ठे हो जाए। ये आज का मैसेज है। और इस्माइल हनिया वाकई मुजाहिद आज़म थे। अल्लाह उनकी शहादत जो कि मकबूल शहादत है, उनके सदक़े हमारे अंदर हुसैनी रमक पैदा कर दे, सोई हुई कौम जाग जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम व रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पर्सनालिटी वो अजीम पर्सनालिटी है कि आपको कायनात में ऐसी पर्सनालिटीज़ नहीं मिलेंगी। 18 बनु हाशिम के लोगों को आपने अपनी आंखों से शहीद होते हुए देखा था। और दुनिया में आपके ऊपर जब ट्रायल्स, आपके ऊपर जब टॉर्चर्स, आपके ऊपर टेस्ट आते हैं, आपके ऊपर एक टेस्ट आ जाए तो आपकी जो आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, आप स्टेबल नहीं रह सकते। ये शहज़ादा सरकार दो आलम के खानवादे का चश्मो चराग, इसने वो ट्रायल्स की इंतहा देखी है और इसने बाद में उम्मत को रूहानी तौर पे लीड किया है। बेशक। और बहुत से लोग जब हम आइमा अहले बैत यानी वो पर्सनालिटीज़ जिनका अहले बैत के साथ ताल्लुक़ था, अपनी कम इल्मी की वजह से इसको किसी एक फ़िरके की शख्सियत समझते हैं। मैं आज ये भी बताना चाहता हूँ कि इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, वो जब भी अहले बैत के किसी फ़र्द का जिक्र करते हैं, चाहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ही जिक्र करें या इनके बेटे इमाम मोहम्मद अल बाकिर का भी जिक्र करें, तो वो आगे अलैहिस्सलाम लिखते हैं, क्योंकि ये आले रसूल के साथ इनका ताल्लुक़ है। ये हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है कि आले रसूल जो हैं, क्योंकि उनके ऊपर दरूद व सलाम हम पढ़ रहे हैं, दरूद भेजा जा रहा है, तो सलामती की दुआ और ये टाइटल लगाना कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सूफिया ने सेलिब्रेट किया। आप कशफुल माजूब उठाएं, हज़रत अली हजवेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस तरह से उन्हें ग्लोरीफाई कर रहे हैं। शेख मुजद्दद अल-फ़िसानी, और उन्होंने तो ये तक लिखा शेख मुजद्दद ने कि ये जो 12 इमाम है, अहले बैत के 12 इमाम, ये कुल उम्मत के इमाम है बेशक, और ये स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ द एंटायर उम्मा है। तो ये पैगाम भी मैं देना चाहता हूँ कि इन हस्तियों को किसी ख़ास तनाजुर में नहीं देखना। बिल्कुल, ये सब उम्मत के हैं, ये हमारे हैं। बेशक। हमारे मुहद्दिसीन ने बहुत से वाक़यात इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, वो वाक़यात ख़ास तौर पे जब ये करबला का वाक़या गुजर चुका था और फिर आपने बहरहाल एक ज़िंदगी शुरू की उस हवाले से, तो आपकी जो इबादत थी वो ख़ास आपका वस्फ़ है। इसलिए आपका जो टाइटल है ज़ैनुल आबिदीन, आपका इसमें ज़ाती अली है। जी जी। ज़ैनुल आबिदीन इबादत की जीनत, बहुत ज़्यादा इबादत किया करते थे। और आपका जो दूसरा टाइटल है और जो आप जिसकी वजह से मशहूर थे, वो आपकी जनरोसिटी और आपकी सखावत थी। हमारे अहले सुन्नत के बड़े बड़े स्कॉलर्स ने रिकॉर्ड किया, हाफिज़ अबू नुऐम ने रिकॉर्ड किया, अल्लामा तबरानी ने रिकॉर्ड किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब भी कोई भी साइल आता, सवाल करता और आप उसको कुछ अता करते, तो पता है कैसे अता करते? पहले उसका चूमा करते, उसके माथे को बोसा देते, फिर अपनी सखावत करते और उसको कुछ अता करते। सैयद सज्जाद, यानी भिखारियों को देते वक्त उनकी इज्जत नफ्स का ये ख्याल कि वो और मैं बराबर है, बज़ाहिर वो भी अल्लाह की मखलूक है। वाह। तो पहले उसको बोसा देते, फिर उसको कुछ अता करते। और हमारे लिटरेचर में आता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक दफ़ा अपनी सवारी पर सवार जा रहे थे। मदीने के कुछ मसाकीन जो हैं वो अपनी कुछ छोटा सा खाना, जिस तरह मसाकीन खाते हैं, वो खाना खा रहे थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सवारी पर सवार हैं, आपने सलाम किया,
आमतौर पे हम लोग तो मसाकीन को या साइलीन को सलाम किया, हम तो नज़र भी नहीं उनके पर उठाते। जी जी। तो उन्होंने बाकायदा सलाम किया। उन मसाकीन ने कहा सर आप आएँ और हमारे दस्तरखान पर तशरीफ़ ले आए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सूरह कसस की आयत पढ़ी और उस आयत का जो मकसद था उसमें इक्वालिटी की और अल्लाह की मखलूक की बरतरी की बात थी कि सारी मखलूक अल्लाह की बराबर है। आप नीचे तशरीफ़ लाए, आपने उनके साथ खाना तनावल किया और आपने कहा लोगों मैंने तुम्हारी दावत कबूल की है, अब तुम्हें मेरी दावत भी कबूल करनी पड़ेगी। आप उनको मदीने में अपने घर लेके आए, आपने उनका क़याम तो आम का सारा मामला किया और आपने नए लिबास उनको अता किए। यानी ये है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जेनरोसिटी। कहा जाता है कि सीक्रेटली आटे के या उस दौर में गंदम के जौ के की बोरियां उठाया करते थे रात को और गुरबा में तकसीम किया करते थे। मदीने की 100 फैमिलीज तने तनहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। लोगों को पता ही नहीं था कि उन्हें कौन सपोर्ट कर रहा है। छुप के जाते थे, रिस्क तकसीम करते थे। और जब आपका विसाल हुआ है तो आपके जब जिस्म अतहर को देखा गया है तो आपकी कमर के ऊपर उन बोरियों के निशान थे जिसे आप सीक्रेटली रात को उठाया करते थे। अल्लाह। और वो जो रिस्क है जब लोगों तक नहीं पहुंचा तो उनको पता चला कि ये तो अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन है जो हमारी मदद किया करता था। बेशक। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस तकवे और तहारत के लेवल के ऊपर थे। आज हमारे यहाँ ना बाज़ औक़ात की बात ठीक है कि आज के जो हमारे सो कॉल्ड, मैं उलमाए हक की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो उलमाए सू हैं या जो 2 नंबर किस्म के पीर हैं या 2 नंबर किस्म के सजादा नशीन हैं जो अपने असलाफ का अक्स नहीं है, वो प्रोटोकॉल्स को पसंद करते हैं, वो प्रोटोकॉल्स के ऊपर खुश होते हैं। लंबी लंबी गाड़ियाँ, लंबे लंबे कैवलकेड्स और उनकी लंबी लंबी झूठी तारीफ़ें की जाएं, वो खुश होते हैं। लेकिन आप कुर्बान जाएं इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो कि हकीकत में तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। लोग आके उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं रुक जाओ, तुम मेरी तारीफ़ व तौसीफ़ क्यों कर रहे हो? तुम अल्लाह के सामने जसारत कर रहे हो। ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन तो इस उम्मत के सालेहीन में से एक अगर हो जाए तो यही बड़ी बात है। यानी आपकी आजिज़ी, आपकी ह्यूमिलिटी कि हम तो सालेहीन के गिरोह में एक फर्द हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल हमारे जो उलमाए सू हैं या 2 नंबर, वो जितनी लंबी चौड़ी आप उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ करेंगे वो उतने खुश होंगे। और हमारे स्कॉलर्स ने ये वाक़या रिकॉर्ड किया। वक्त का हाकिम हशाम बिन अब्दुल मलिक मक्का में आया है, वो तवाफ़ कर रहा है। इसको शेख हजवेर ने कश्फुल माजूब में रिकॉर्ड किया, हाफिज़ अबू नुऐम ने हिलियतुल औलिया में रिकॉर्ड किया कि हशाम बिन अब्दुल मलिक आया है और वो तवाफ़ कर रहा है और वो जब हजर अस्वद का बोसा लेना चाहता है तो लोग उसको रास्ता नहीं दे रहे। हाकिम वक्त है अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहजादा इमाम अली मकाम, वो जब तशरीफ़ लाता है, वो जब मुताफ के अंदर तवाफ़ करता है तो लोग एकदम रास्ता देते हैं सुभान अल्लाह कि ये फातिमा ज़हरा का लाल है जो आ गया है। और जब वो हजर अस्वद के पास जाके हजर अस्वद को बोसा देते हैं तो लोग उनको रास्ता देते हैं। हशाम बिन अब्दुल मलिक जो हुक्मरान है वो कहता है कि ये कौन है? शेख अजमेर ने लिखा वो जानता था ये कौन है, लेकिन लोगों को जान के अपना झूठा रोब झाड़ने के लिए कि ये कौन है कि इसको रास्ता दे रहे हैं, मुझे रास्ता नहीं दे रहे। तो फरजदक शायर ने वहाँ पर फिल बदी एक बहुत बड़ा कसीदा कहा है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ट्रिब्यूट पेश किया है। वक्त होता तो हम उस पर भी बात करें। बहुत शुक्रिया आपका फहद साहब, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की आपने। आज का प्रोग्राम उम्मीद करते हैं आपने पसंद किया होगा। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।